इस वीडियो में हम क्लास 10th आईटी का सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे 2025 एग्जाम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से, जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल मूव्ड टू जापान फ्रॉम इंडिया फॉर वर्क। तो राहुल काम से जाता है इंडिया से जापान। However, he struggles to adapt because he is not familiar with Japanese customs and etiquette, which affects his interaction with co-workers. तो क्या होता है, वो वहां पे अडेप्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो जापान के कस्टम्स के साथ फेमिलियर नहीं है, और इसलिए वो अपने साथियों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है ठीक से। तो आपको क्या समझ में आया कि क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाया जापानीज कस्टम्स की वजह से, तो ये किस टाइप का बैरियर हुआ, ये कल्चरल बैरियर हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अमीना स्टडीज diligently to improve her grades because she wants to feel proud। वो प्राउड फील करना चाहती है ऑफ अवर अचीवमेंट्स एंड ऑल्सो अर्न अ स्कॉलरशिप, और वो स्कॉलरशिप भी अर्न करना चाहती है। तो ये किस टाइप का मोटिवेशन है? तो पहली चीज, क्योंकि वो खुद से प्राउड फील करना चाहती है इसलिए वो मेहनत कर रही है। तो यहां से तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इंटरनल मोटिवेशन है। लेकिन क्योंकि वो स्कॉलरशिप के लिए भी पढ़ रही है इसलिए अचीव करना चाहती है, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ऑप्शन है इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बोथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राजेश लॉन्चेस अ न्यू ऐप, ठीक है, बट इट फेल्स टू अट्रैक्ट यूजर्स एंड ही फेसेस फाइनेंशियल लॉसेस। तो भाई उसको घाटा हो गया, उसका ऐप नहीं चला। ही गैदर्स हिज टीम टू डिस्कस हिज फेलियर, टीम से डिस्कस करता है, टेक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द ओवरसाइट एंड अश्योर्स देम दैट ही विल कंडक्ट थॉरो मार्केट रिसर्च बिफोर द नेक्स्ट लॉन्च। तो क्या कहता है कि भाई मैं अकाउंटेबल हूँ इसके लिए, मेरी गलती थी, और अगली बार हम ठीक से रिसर्च करेंगे और ठीक से लॉन्च करेंगे ऐप को। अच्छी बात है। तो राहुल की, सॉरी राजेश की यहाँ पे आपको क्या क्या आपको उसकी क्वालिटी नजर आ रही है? सो ही टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज मिस्टेक्स, यार बिल्कुल सही बात है। थिंक्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कह सकते हैं हाँ। डज नॉट गिव अप, बिल्कुल कह सकते हैं। इज इनोवेटिव, वो है ही। तो आप बोलोगे यार यहाँ पे तो हमें कंफ्यूजन हो गई। भाई चारों चीज ही सेटिस्फाई हो रही हैं, क्योंकि वो डिसीजन लेने से पहले सोच रहा है, कह रहा है कि मार्केट रिसर्च करूंगा। ठीक है, गिव अप नहीं कर रहा, बिल्कुल सही है भाई, गिव अप नहीं कर रहा। और इनोवेटिव तो वो है ही। एक बार को कह सकते हैं इनोवेटिव वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं। इन तीनों में से आप कौन सा चूज करें? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा था कि वो फेल हो गया, फेल हो गया, ठीक है, यानी कि मिस्टेक हुई है। तो मिस्टेक वाला कहीं कहीं हमें थोड़ा सा लग रहा है। एक अकाउंटेबिलिटी फॉर द ओवरसाइट, कहता है कि हाँ मैं ही अकाउंटेबल, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो यहाँ पे हम फाइनली कंक्लूड करेंगे कि हमारा आंसर ए है, टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज मिस्टेक्स। तो उसने अपनी मिस्टेक्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो ये वाली क्वालिटी उसकी सबसे ज्यादा हमें मैच कर रही है, तो आंसर हम बोल देंगे ए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द बेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट को कौन सा ऑप्शन बेस्टली डिस्क्राइब करता है? इग्नोर इमोशंस, इमोशंस को इग्नोर करना होता है? नहीं, ये तो गलत है भाई। सेकंड देखते हैं, एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशन। ये कहीं कहीं ठीक लगा रहा है कि इमोशंस को, थॉट्स को कंट्रोल करना। सही है। मैनेज टाइम एफिशिएंटली विदाउट कंसीडरिंग फीलिंग, टाइम को तो मैनेज कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फीलिंग्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। एबिलिटी टू रिलाई ऑन अदर्स, दूसरों पे आप रिलाई कर रहे हो कि हाँ वो मेरा काम कर देगा, तो नहीं। तो डी भी आपका गलत है। तो बचता है बी, आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपने इमोशंस को, थॉट्स को, बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ कम्युनिटी इनिशिएट्स अ ट्री प्लांटिंग कैंपेन, ठीक है, टू रिस्टोर लोकल फॉरेस्ट एमिंग टू एनहेंस बायोडाइवर्सिटी, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ। तो एक कम्युनिटी है जो कि ट्री प्लांटेशन कर रही है, जिससे कि लोकल फॉरेस्ट रिस्टोर हो सके, आपकी बायोडाइवर्सिटी और एनहांस हो सकती है, और सॉइल इरोजन कम हो सके, और जो वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स थे जो वहां से भाग गए थे पेड़ काटने के कारण, वो वापस वहां पे आ सके। दिस इनिशिएटिव आल्सो इंक्लूड्स एजुकेटिंग रेसिडेंट्स अबाउट सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो जो लोग वहां पे आसपास रहते हैं उनको हम सस्टेनेबल लैंड के बारे में बताएंगे, और उनको बताइए कैसे वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखने को मिलता है? तो यार सीधी सी बात है यहाँ पे, क्योंकि सारी बातें लैंड, फॉरेस्ट, सॉइल, इन सब चीजों की हो रही है, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें आती है लाइफ ऑन लैंड के अंदर। तो आंसर हो जाएगा आपका लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, चलिए मैंने आपको सारे के सारे एसडीजीज पढ़ाए थे कि किस
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर कौन सी चीजें आती हैं। तो मैं आपसे एक बार उम्मीद तो करता हूँ कि आपने वो वीडियो जरूर देख ली होगी जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था। कौन सा चैप्टर? ग्रीन स्किल्स। चलिए, हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आपका होता है वो आपके डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट करता है? आपके डेटा को करप्ट होने से बचाता है। मुझे दूर से ही ऑप्शन दिख गया तो ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए, बैकअप थोड़ी करता है एंटीवायरस, परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ाता है, ओवर हीटिंग से थोड़ी बचाता है, वो केवल आपके डिवाइस को वायरस से बचाता है। चलिए, विच फीचर इन राइटर। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आ जाता है जिसमें आपको 6 में से 5 करने हैं और ये सारे जो क्वेश्चन है ये पार्ट बी यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से हैं। यानी कि जिस पार्ट में हमारे पास 4 चैप्टर्स आते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट, डेटाबेस एंड हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट वाला चैप्टर। ठीक है, चलिए, तो कौन सा फीचर है राइटर का विच अलाउज यू टू अप्लाई द सेम स्टाइल टू मल्टीपल वर्ड्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे स्कैटर्ड वर्ड्स पे किसी स्टाइल को अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक मोड होता है जिसका हम यूज करते हैं जिसका नाम है फिल फॉर्मेट मोड। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विच फीचर अलाउस यू टू जंप टू अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और वेबसाइट। सीधी सी बात है, हाइपरलिंक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सैंपल पेपर है। अगर आपने वन शॉट्स भी देखे हैं ना तो आप पूरा का पूरा पेपर कर लोगे। हाउ मेनी लेवल ऑफ हेडिंग्स, कितनी हेडिंग्स के लेवल मैक्सिमम लिब्रे ऑफिस राइटर सपोर्ट करता है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात हो रही है। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हो तो कितनी लेवल ऑफ हेडिंग्स तक वो इवैल्यूएट करता है? 10 तक। इट इज नॉट ट्रू अबाउट टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? देखो, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स कैन बी रीयूज्ड, ये तो सही है। लिब्रे ऑफिस प्रोवाइड्स ऑनलाइन टेम्पलेट्स, बिल्कुल सही है। टेम्पलेट्स कैन हैव हेडिंग्स, टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेट्स, स्टाइल्स, पेज नंबर्स, हेडर एंड फुटर। ठीक है, टेम्पलेट में क्या क्या चीजें होती है? टेम्पलेट में वही चीजें होती है जो हमारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट में होती है, जैसे हेडिंग, टेक्स्ट फॉर्मेट, स्टाइल, पेज नंबर, हेडर फुटर, सारी चीजें नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह होती हैं। ये भी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन नॉट क्रिएट अवर ओन टेम्पलेट। हम अपना खुद का टेम्पलेट नहीं बना सकते। नहीं यार, ये तो गलत बात है, हम तो बना सकते हैं। हमने बना के देखा भी था प्रैक्टिकल करके खुद से। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। क्योंकि ये गलत है तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत गया है। ठीक है, चलिए, Radha is planning a school event and wants to decide how much money to allocate for different activities. तो राधा एक स्कूल इवेंट प्लान कर रही है और वो डिसाइड कर रही है कितना कितना पैसा कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए कितना कितना पैसा अलोकेट किया जाए। जैसे कि गेम के लिए, फूड के लिए, डेकोरेशन के लिए कितना पैसा हम लगाएं। शी क्रिएट्स डिफरेंट बजट प्लान्स टू सी हाउ चेंजिंग द अमाउंट फॉर ईच कैटेगरी अफेक्ट्स द टोटल एक्सपेंस। तो वो देखती है कि हर एक कैटेगरी के लिए अगर मैं जैसे मैंने फूड के लिए 2000 रुपए रखा, अब मैं 1500 रख के देख रहा हूँ तो अमाउंट को चेंज करके देख रहा हूँ हर एक कैटेगरी के लिए कि हर एक कैटेगरी का अमाउंट चेंज करने पे टोटल एक्सपेंस पे यानी कि फाइनल रिजल्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। हाउ कैन राधा एफिशिएंटली कंपेयर द डिफरेंट बजट प्लान्स फॉर स्कूल इवेंट इन द सेम स्प्रेडशीट। तो एक ही स्प्रेडशीट के अंदर कैसे वो कंपेयर कर सकती है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज को या फिर डिफरेंट डिफरेंट बजट प्लान्स को। अच्छा, क्योंकि मैंने नाम ही ले दिया सिनेरियो तो आपके दिमाग में आ रही कि आंसर व्हाट इफ सिनेरियो होगा। लेकिन फिर भी जब आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लेके डिफरेंट डिफरेंट इनपुट वैल्यूज देके आप आउटपुट वैल्यूज को चेक करते हो तो आप यूज करते हो व्हाट इफ सिनेरियोज का। समझ में आ गया? लेकिन जब आप आउटपुट को चेंज करके इनपुट वैल्यूज को चेक करते हो तब आप यूज करते हो गोल सीक का। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इनपुट वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं और आउटपुट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा व्हाट इफ सिनेरियो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अप्लाइंग एर्गोनॉमिक्स इन ऑफिस सेटिंग। तो ऑफिस में एर्गोनॉमिक्स को अप्लाई करने का क्या गोल होता है? एर्गोनॉमिक क्या होती है? एक साइंस होती है जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे वर्कर्स ठीक से हमारे ऑफिस में काम कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम यूज करके, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम यूज करके एक वर्क स्पेस में काम करें ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो क्या है? टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का अमाउंट बढ़ा देंगे भाई और काम करो। नहीं यार, ये तो गलत बात है। डिजाइन टास्क दैट आर मोर इंटरेस्टिंग फॉर एम्प्लॉइज। हाँ, कुछ तरह से ठीक है लेकिन ऐसी कोई चीज हमने चैप्टर में पढ़ी नहीं थी। टू एंश्योर इजी एंड सेफ यूज ऑफ इक्विपमेंट रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरी। ये ठीक है भाई, कि किस तरह से हम ठीक से काम कर सकते हैं अपने वर्क स्पेस के अंदर, कैसे हम इक्विपमेंट्स का अच्छे से यूज कर सकते हैं जिससे कि इंजरी का रिस्क कम से कम हो। ठीक है। टू प्रमोट सोशल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉइज। हाँ, ये भी ठीक था लेकिन एर्गोनॉमिक्स के अंदर जो हम बातें करते हैं वो सी ऑप्शन बेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए, तो कोड ऑफ मैक्रो बिगिंस विद डैश फॉलोड बाय द नेम ऑफ मैक्रो एंड एंड्स विद। तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से 6 में से 5 करने हैं। तो मैक्रो का जो कोड है वो सब से स्टार्ट होता है और एंड होता है एंड सब से।
अब बोलोगे भैया आपने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था हमको वन शॉट के अंदर। देखो भाई, ऐसा कुछ बुक में है भी नहीं। चलिए, तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि भाई ये कैसी चीज़ आ गई है, तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं है। आप फिलहाल इसको बस याद कर लीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 6 में से 5 करने, तो आप ये वाला छोड़ के आ सकते थे, बाकी 5 आप आराम से कर लेते। ठीक है? तो 1-2 क्वेश्चन इधर-उधर हो सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन बाकी आपको एज़ इट इज़ पूरा का पूरा मेरे नोट्स से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अभी देखो इतना सारा हमने सॉल्व किया, ये पहला क्वेश्चन आया कि जो कि मेरे नोट्स में नहीं था, और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि हाँ, मैंने इसको नहीं कराया नोट्स के अंदर। लेकिन इसके अलावा मुझे एक भी क्वेश्चन पूरे फैमिली में ढूँढ के बता दो, जो मेरे नोट्स से ना हो। ठीक है? क्योंकि मैंने नोट्स वहीं से उठाए ना जहाँ से एग्ज़ाम आता है। मैंने कोई दिमाग में थोड़ी आ गए थे मेरे नोट्स। जहाँ से एग्ज़ाम आता है वहीं से मैंने नोट्स उठाए और छाप दिए। चलिए, तो चिंता ना करें आप, जो मैंने पढ़ाया आप उसको कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो। आपको सारी चीज़ें एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँगी। ठीक है? चलिए। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज एज़ लिंक इन डॉक्यूमेंट? तो डॉक्यूमेंट में अगर हम इमेज को एज़ अ लिंक इंसर्ट करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे मान लीजिए हमें मल्टीपल कॉपीज़ इंसर्ट करनी है इमेज की अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम उसको एज़ अ लिंक सेव करते हैं ताकि मेमोरी साइज़ कम हो जाए। ठीक है? यानी कि जो मेरे डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो कम हो जाए, और उसका एक रेफ़रेंस हम स्टोर करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। किसका रेफ़रेंस? इमेज का रेफ़रेंस। तो पहला है रिड्यूसेस द डॉक्यूमेंट साइज़, बिल्कुल ठीक है भाई, स्टोरिंग द रेफ़रेंस। चलो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द रिव्यूज कृष्णा मेल्ड द डॉक्यूमेंट टू हिज एडिटर विद द ट्रैक चेंजेस ऑन। यहाँ पे क्या बात करी, हम शेयरिंग डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, हमने डॉक्यूमेंट को शेयर किया है, तो मैं ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दिया, यानी कि जो भी चेंजेस दूसरा बंदा करेगा वहां पे हमारे पास सब कुछ डेटा रहेगा कि क्या क्या चेंज किया गया है। He made certain changes in the document. Pradeep wants to compare his original document with the reviewed document. तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको हम रिव्यूड डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप कृष्णा शुड टेक टू कंपेयर हिज एडिटेड डॉक्यूमेंट टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? तो आपको अगर कंपेयर करना है डॉक्यूमेंट को, तो आप क्या स्टेप्स चूज करोगे? आपको एडिट मेन्यू पे जाना है, ट्रैक चेंजेस पे जाना है, और कंपेयर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है, बस यही आपकी स्टेप्स होती हैं, यही मैंने आपको बताया था। ठीक है? सो एडिट मेन्यू, ट्रैक चेंजेस एंड कंपेयर डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन। नेक्स्ट है, इट अलाउज द प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट। तो जो हमारा टेक्स्ट है उसका इमेज के साथ रिलेशन किसको, कौन सा ऑप्शन हमें डिफाइन करता है? तो टेक्स्ट रैपिंग इसका आंसर है। और मैंने आपको 4 चीजें पढ़ाई थी इस टॉपिक में, टेक्स्ट रैपिंग, एंकरिंग, अलाइनमेंट और अरेंजमेंट, चारों ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ सबटोटल 2। तो सबटोटल का प्राइमरी फंक्शन होता है ग्रुप्स बनाना और ग्रुप्स में कैलकुलेशंस करना। तो चार्ट नहीं है, ऑटोमेटिकली ग्रुप्स डेटा एंड अप्लाइज कॉमन फंक्शंस लाइक सम एंड एवरेज। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा हो गया। यहाँ पे हम फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये सब। व्हाट इज वन वे टू मिटिगेट हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड कंप्यूटर यूज? क्योंकि हम बहुत ज्यादा समय तक जब कंप्यूटर को यूज करते हैं तो उससे होने वाले हैजार्ड से हम कैसे बच सकते हैं? इंक्रीजिंग स्क्रीन ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बढ़ा के कंप्यूटर से होने वाली बीमारियों से बच जाओगे? नहीं भाई, गलत है। स्ट्रेचिंग एट रेगुलर इंटरवल्स और डूइंग सिंपल योगा, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लो, स्ट्रेच कर लो, योगा कर लो, अच्छी बात है, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। स्मॉलर स्क्रीन, छोटी स्क्रीन का यूज करके, बिल्कुल गलत भाई। सेटिंग ना फिक्स्ड पोजीशन, एक बिल्कुल अकड़ के बैठ जाओ एक ही पोजीशन में, ये भी कोई उपाय नहीं है, तो गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अ डैश हाइपरलिंक, यहाँ पे फिर से 6 में से 5 क्वेश्चन, अगला हमारा पार्ट है। वो कौन सा हाइपरलिंक है जिसमें लोकेशन को हम स्टोर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द करंट लोकेशन? तो जब हम रिलेटिव पोजीशन क्रिएट करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन, तो वो होता है हमारा रिलेटिव हाइपरलिंक। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रिलेटिव में क्या होता था कि अगर एक ही फोल्डर में हमारे पास दोनों फाइल्स हैं, सोर्स भी और डेस्टिनेशन भी, तो एंटायर फोल्डर को अगर हम दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है? हाइपरलिंक नहीं टूटता है। कौन सा वाला? रिलेटिव हाइपरलिंक। चलिए, डैश इज अ टेक्स्ट एडिटर दैट अलाउज यू टू क्रिएट एंड एडिट मैक्रोस। तो मैक्रोस को क्रिएट और एडिट करने के लिए जिस टेक्स्ट एडिटर का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं आईडीई। चलिए, फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया था, डेटा होता है, रॉ फैक्ट्स, और रॉ फैक्ट्स को जब हम प्रोसेस करते हैं तो इसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। सो अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स थोड़ी होते हैं, प्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। सो ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस्ड डेटा दैट प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इनसाइट। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का क्या काम है डेटाबेस में? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का ये काम है कि अगर आपका कोई रिकॉर्ड मेन टेबल में है तो उससे संबंधित ही दूसरा रिकॉर्ड आप दूसरी वाली टेबल में
इंसर्ट कर सकते हो। या फिर मैं कहूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरी मेन टेबल में रोल नंबर 1, 2, 3 और 4 है, और मेरी जो दूसरी टेबल है यानी कि लाइब्रेरी की टेबल, उसमें मैं रिकॉर्ड 7 या फिर 6 ऐड करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी मेन टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर कोई रिकॉर्ड मेन टेबल में है और लाइब्रेरी टेबल में भी है, लेकिन मैं उसको मेन टेबल से डिलीट करना चाह रहा हूँ या फिर अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लाइब्रेरी टेबल में उसके संबंध में एक रिकॉर्ड पहले से ही प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर आती हैं। सो क्या होता है इसका आंसर? ऑल प्राइमरी कीज आर यूनिक। ये पॉइंट तो ठीक है, लेकिन ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का पॉइंट थोड़ी है, तो ये गलत आंसर है। ऑल रिकॉर्ड्स इन टेबल मस्ट हैव अ वैल्यू इन एवरी कॉलम। नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। एवरी फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन द रेफरेंस टेबल और भी नल। देखो, या तो नल हो या फिर प्राइमरी की वैल्यू से मैच कर रही हो मेन टेबल में, तो ये मेरा आंसर करेक्ट होता है, क्योंकि हर एक फॉरेन की वैल्यू वो मेन टेबल में प्रेजेंट होनी चाहिए ऐसा प्राइमरी की। ठीक है, चलिए। व्हाट शुड यू डू विद द प्रॉब्लम ऑफ ड्राई आईज? अगर आपकी आईज ड्राई हो गई है, ड्राई आईज कब होती है? जब आप आईज को ब्लिंक नहीं करते हो बहुत लंबे समय तक, कंप्यूटर को देखते आ रहे हो, ब्लिंक नहीं कर रहे हो, तो ड्राई आईज होती हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? रेस्ट आईज पीरियोडिकली एंड डू सिंपल आई एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब ये तो होगा नहीं फॉरगॉट टू ब्लिंक, आप ब्लिंक करना ही बंद कर दो, भूल जाओ, तो ये सॉल्यूशन थोड़ी है कोई। ब्लिंक द आईज ये पहले करना होता है। ठीक है, अब तो आपने खराब कर ली आंखें, तो अब ब्लिंक करने से कुछ फायदा नहीं, मतलब ब्लिंक तो करना ही है, लेकिन आपको कुछ आई एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ेगी। तो विच डेटा मॉडल सेट अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर टेबल्स? रिलेशनल डेटा मॉडल बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा इसका आंसर रिलेशनल ही है। चलिए, मैंने आपको 3 पढ़ाए थे, रिलेशन पढ़ाया था, नेटवर्क पढ़ाया था, हायरार्किकल पढ़ाया। करेक्ट जैसी कोई चीज हमने पढ़ी ही नहीं थी इसमें। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट प्राइमरी की? प्राइमरी की के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सो इट इज फील्ड दैट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। नहीं भाई, डुप्लीकेट वैल्यूज तो नहीं हो सकती। यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज द आंसर। इट कैन हैव नल वैल्यूज। नहीं भाई, नहीं हो सकती। ऑप्शनल फील्ड है, बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है, आपको ये फिल करना ही पड़ता है, प्राइमरी की होनी चाहिए हर एक रिकॉर्ड की। Which of the following dialog box appears when the query design window is opened for the first time to design a query? तो जब भी हम क्वेरी को डिजाइन करने के लिए क्वेरी डिजाइन विंडो ओपन करते हैं, तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? तो हमारा जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसका नाम है ऐड टेबल और क्वेरी। तो वहां पे हमें टेबल या फिर क्वेरी ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए हमको एक क्वेरी डिजाइन करनी होती है। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूँ, स्टेप्स भी आपको नोट्स में दे चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स करके पूछते हो भैया स्टेप्स आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो, स्टेप्स नहीं आते हैं जनरली एग्जाम्स में, लेकिन सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं, और लास्ट ईयर भी एक स्टेप का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था केवल स्टेप का लास्ट ईयर। इस साल कुछ कुछ क्वेश्चन स्टेप्स के दे रखे हैं, इसलिए मैंने आपको नोट्स में कंप्लीटली सारी चीजें पढ़ाई हैं, जो मैंने वन शॉट्स आपको कराए हैं। सारी वीडियोस में मैंने आपको एक एक स्टेप ठीक से समझाया है, ताकि आप बाद में परेशान ना हो कि हमें पढ़ाया नहीं गया था। दूसरी चीज, कुछ स्टेप्स हैं ऐसे जो कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं, जो कि आएंगे ही नहीं एग्जाम्स में, तो मैंने उनको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, उनको मैंने बताया भी है वीडियोस में कि ये आ सकता है, आप इसको यहाँ से इतना तो पढ़ लीजिए, इतना आप एटलीस्ट याद कर लीजिए, ये वाला एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो स्टेप्स की आप चिंता ना करें, मैंने वन शॉट्स में सब कुछ कवर कराया है और सब कुछ बताया भी है कि ये वाली स्टेप के आने की प्रोबेबिलिटी है, आप ये पढ़ लीजिए। ठीक है, तो वन शॉट आपके बहुत ज्यादा काम की चीज है। लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। चलिए, और प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है आपके चैनल पे, जब आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको 2025 आईटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी सबसे ऊपर, वहां पे आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फीचर इन ओपन ऑफिस बेस अलाउज यूजर्स टू प्रेजेंट रिट्रीव्ड डाटा इन अ यूजर फ्रेंडली एंड फॉर्मेटेड मैनर? तो यूजर फ्रेंडली और फॉर्मेटेड मैनर में आप अपने रिट्रीव्ड डेटा को, जो डेटा आपने निकाला है, उसको किस फीचर की हेल्प से शो कर सकते हो? आंसर है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, किसी भी टेबल का या फिर किसी भी क्वेरी के डेटा को यूजर फ्रेंडली मैनर में शो कर सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड वे टू मैनेज स्ट्रेस एट वर्क? तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे? अग्रेसिव कन्फ्लिक्ट में एंगेज होके, मतलब लड़ाइयाँ करके? नहीं भाई। लॉन्गर वर्क आवर और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके? नहीं, फिर तो और बढ़ेगा स्ट्रेस। सीक कन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन स्ट्रेटजीज़। सो अगर आप जो आपके विवाद हो रखे हैं अपने कलीग्स के साथ, उनको रिज़ॉल्व करोगे, तो आपका स्ट्रेस थोड़ा मैनेज होगा। तो यही आपका आंसर है।
उसके बाद अवॉइड हॉबीज, जो आपकी हॉबी है उसी को अवॉइड करो, तो ये भी गलत है। तो सी इज द आपका फाइनल आंसर। चलिए, विच कैन लीड टू मस्क्यूलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। तो जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो इनमें से कौन सी चीज है जिसकी वजह से हमको मस्क्यूलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो सकती है। सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, देखो। एंटी ग्लेयर स्क्रीन, ये तो आई वाली प्रॉब्लम का है, तो ये गलत है। सिटिंग इन अ रॉन्ग पोस्चर एंड यूजिंग एन अनकंफर्टेबल चेयर, ठीक है, तो ये आपका आंसर है, क्योंकि आप गलत पोस्चर में बैठ रहे हो, ठीक से नहीं बैठ रहे हो और अनकंफर्टेबल चेयर का यूज कर रहे हो, तो आपकी मसल्स को प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम आपको होगी। एयर कंडीशनर यूज करने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी आपको, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने से आपको प्रॉब्लम क्यों होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिनको आप बिल्कुल कॉमन सेंस का यूज करके आंसर दे सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल फायर ब्रेक्स आउट इन द ऑफिस, व्हाट शुड यू यूज टू एड्रेस द इमरजेंसी। चलो भाई, आग लग गई ऑफिस में, तो क्या करोगे, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करोगे, बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। एमसीक्यूज हमारे कितने मार्क्स के थे, आई थिंक 5 चौके 20 और 4 24, 24 नंबर के एमसीक्यू थे। और हमारे 26 नंबर के यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो 6 नंबर का ये रहा, 6 और फिर 12 ये रहे, 6 और 12 18, 18 और 8 26, हाँ 26 और 24। 26 के सब्जेक्टिव है, 24 के आपके एमसीक्यू है। एमसीक्यू जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू है, ये भी चीज देख लेना। ये बहुत बार होता है कि आपके सैंपल पेपर में तो प्रॉपर एमसीक्यू देंगे, लेकिन आपका जो एग्जाम आएगा बोर्ड का, वहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, वन वर्ड टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप केवल एमसीक्यू के भरोसे मत जाना। हो सकता है 24 नंबर के जो आपके क्वेश्चन है उनमें ट्रू फॉल्स भी आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाए और वन वर्ड टाइप भी आ जाए और एमसीक्यूज भी आएंगे, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आते हैं वापस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, जिसमें आपको सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं और 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है, तो 6 नंबर का आपका टोटल यहाँ पे होता है। चलिए, सो एक टीम मीटिंग है जहाँ पे सराह इज एक्सप्लेनिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आइडिया टू हर कलीग्स। तो एक प्रोजेक्ट आइडिया को एक्सप्लेन कर रही है, बहुत ही क्विकली वो बोलती है, जैरगॉन यानी कि टेक्निकल वर्ड्स का यूज करती है, and does not pause for questions के लिए रुकती ही नहीं है। as a result her team seems confused, उसकी टीम कंफ्यूज हो जाती है, and the project is not fully understood, और प्रोजेक्ट ठीक से समझ में नहीं आता है टीम को। तो सराह को क्या करना चाहिए ताकि वो वर्बल कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो इसके लिए मैं जाना चाहूंगा आपकी मार्किंग स्कीम पे, यानी कि जो आंसर सीबीएसई ने दे रखे हैं, क्योंकि मुझे लगता है काफी ज्यादा समय लग जाएगा ऐसे हम डिस्कस करेंगे, तो ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग इसको 17 मार्च को देख रहे हैं और 18 को आपका एग्जाम है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत ज्यादा समय लगे इस वीडियो में। चलिए, तो यहाँ पे क्योंकि हम आंसर्स को सीधा खोल लेंगे तो इसका फायदा ये रहेगा, क्योंकि टू द पॉइंट हम केवल आंसर ही आंसर डिस्कस करेंगे। पहली चीज है कि बोलने से पहले आपको सोचना है, थिंक अबाउट योर टॉपिक। सारी चीजें मैं कम्युनिकेशन स्किल वाले चैप्टर में सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये मत सोचना भैया को आता नहीं इसलिए ये आंसर्स खोल लिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। टॉपिक के बारे में सोचो, मोस्ट इफेक्टिव वेज के बारे में सोचो, जिससे कि आपके लिसनर्स जो है आपका टॉपिक समझ पाए। हर एक चीज नोट डाउन करो, जो भी आप प्लान कर रहे हो बोलने के लिए पहले उसको लिख लो एक जगह, जैसे आपके बैक ऑफ द माइंड में वो चीज फिट हो जाए। कंसाइज एंड क्लियर बातें करो, टू द पॉइंट बातें करो, ऐसी बातें करो जो कि सब लोगों को समझ में आए, ठीक है। क्लियरली, लाउडली और मॉडरेट स्पीड में बात करो। श्योर रहो कि इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज टू द पॉइंट, और डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंसेस, एक ही चीज को बार बार रिपीट ना करो। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करिए और सीधे खड़े रहिए, एंड बी अटेंटिव और बी फ्रेंडली। आप फ्रेंडली मैनर में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर आपको बताने हैं, तो एंटरप्रेन्योरियल स्किल वाले चैप्टर में मैंने आपको ये सब पढ़ाया था, तो एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। फंक्शन आपको पता है कि एक तो इनकम डिवीजन का होता है कि आपकी जो इनकम है उसको डिवाइड करना है, फिर है टेकिंग रिस्क, वो क्वालिटी में भी आता है रिस्क टेकिंग वाला, तो खैर ठीक है। चलिए, सो मेकिंग डिसीजन क्या है, पहले तो कि एंटरप्रेन्योर्स मेक डेली चॉइसेस, बट सॉरी, एंटरप्रेन्योर्स मेक डेली चॉइसेस अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस और सेल, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग लोकेशंस, ठीक है। सो वो डेली कुछ ना कुछ डिसीजन बनाते हैं कि आज क्या करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, और किस मार्केट की लोकेशन पे हमको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करना है। उसके बाद मैनेजिंग द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करते हैं। दे प्लान द बिजनेस फ्यूचर, अरेंज फॉर रॉ मटेरियल्स, हायर स्टाफ एंड
एंश्योर प्लान्स आर फॉलोड, वो एंश्योर करते हैं कि प्लान्स जो है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इनकम का डिवीजन करते हैं, सैलरीज बांटते हैं, रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो रेंट है उनकी बिल्डिंग का जहाँ पे काम चल रहा है, जिस इंडस्ट्री में जिस फैक्ट्री में काम चल रहा है उसका रेंट भी देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई डिवाइड इनकम। उसके बाद टेकिंग रिस्क, रिस्क लेते हैं, फेस रिस्क रिलेटेड टू फायर्स, थेफ्ट एंड लॉस्ट आइटम्स। फिर है क्रिएटिंग न्यू मेथड्स, आइडियाज और प्रोडक्ट्स, नया मेथड आइडिया और प्रोडक्ट बनाते हैं। इनोवेट टू एनहांस देयर बिजनेस सिग्निफिकेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, और कह सकते हैं हम कुछ क्वालिटीज की अगर हम बात करें तो वो सोसाइटी को हेल्प करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो सोसाइटी के अंदर उसकी डिमांड है। ठीक है, और एक और हम क्वालिटी की बात करें तो वो हमको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जॉब क्रिएटर होते हैं वो। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा कंपनीज खुलेंगी उतनी ही ज्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। तो मुझे क्या लगता है, क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर नाम का एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में क्योंकि सैम्पल पेपर उन्होंने फंक्शन का दे दिया, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर पूछ ले वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द वेरियस वेज यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट योर डेटा। तो डेटा को बचाने के लिए आप क्या क्या करोगे? पासवर्ड का यूज करोगे, एनक्रिप्शन का यूज करोगे। ठीक है, और जो ट्रस्टेड साइट्स हैं केवल उन्हीं पे आप अपना डेटा शेयर करोगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से तरीके होते हैं डेटा को बचाने के। आइए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया, जहाँ पे आप डिफिकल्ट टू गेस पासवर्ड बनाइए जिनमें लोअर केस, अपर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सारी चीजें हों, और जिससे कि आपका कंप्यूटर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन यूज ना कर पाए। आप एंटीवायरस और फायरवॉल का यूज करिए। इससे क्या होता है कि फायरवॉल जो है ब्लॉक कर देता है किसी भी तरह के मालवेयर को आपके कंप्यूटर में आने से। ठीक है, और एंटीवायरस क्या है कि वो आपके कंप्यूटर को स्कैन करता रहता है रेगुलरली, ताकि कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, वो चेक करता रहता है। एनक्रिप्ट कर सकते हो आप डेटा को यूजिंग टूल्स लाइक BitLocker, रिक्वायरिंग अ डिक्रिप्शन पासवर्ड टू एक्सेस द हार्ड डिस्क, thus blocking unauthorized यूजेज। तो जब भी आपको हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है तो आपको एक डिक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड डालना होता है, जब भी आप अपने डेटा को एनक्रिप्ट करते हो यूजिंग टूल्स लाइक BitLocker। तो इससे भी आप अपने डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा सकते हो। सिक्योर साइट्स का आप हमेशा यूज करें। आप क्रेडिट कार्ड वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल सिक्योर साइट्स पे डालें। इंडिकेटेड बाई HTTPS एंड नॉट HTTP। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि HTTP और HTTPS में डिफरेंस होता है, और S का मतलब होता है सिक्योर। HTTP फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S फॉर सिक्योर। एंड अ लॉक सिंबल इन द ब्राउजर्स एड्रेस बार। तो ब्राउजर के एड्रेस बार में एक लॉक का सिंबल है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे लगा है नॉट सिक्योर, ये साइट सिक्योर नहीं है। कौन सी साइट? CBSE एकेडमिक की साइट। और देखो HTTPS पे वो लग रहा है, HTTPS जो है कटा हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये सिक्योर नहीं है। तो इस तरह से, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे HTTPS लिखा हुआ है। तो खैर, ये कोई इश्यू है इंटरनेट में? देखो यहाँ पे लॉक भी लगा हुआ है। लॉक का मतलब क्या है? ये हमारी साइट सिक्योर है। खैर, वापस आते हैं मेरे टॉपिक पे। अच्छा, खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। रिया, अ क्लास 10 स्टूडेंट, फील्स स्ट्रेस्ड अबाउट हर एग्जाम प्रिपरेशन। तो उसकी एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है, वो स्ट्रेस्ड है अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को लेके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लेके, और फैमिली कमिटमेंट्स को लेके। हाउ कैन ट्रैकिंग टाइम हेल्प हर। तो वो अपने टाइम को ट्रैक करे कि उसको कैसे हेल्प करे, यानी कि टाइम मैनेजमेंट उसको कैसे हेल्प कर सकता है अपनी स्ट्रेस को दूर करने में। तो टाइम मैनेजमेंट से क्या है कि वो अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएगी, और जिस एक्टिविटी को जितना टाइम चाहिए वो उतना उसके लिए अलोकेट कर पाएगी टाइम। So tracking time helps to identify time wasting activities and unproductive habits। तो उससे पता चल जाएगा कि मैं कौन कौन से काम ऐसे कर रही हूँ जिनका कोई यूज ही नहीं है मेरे जीवन में। आप डेली एक, आपने जैसे आज पूरे दिन में क्या किया, रात को सोने से पहले आप सारी चीजों को लिखिए, तो आप भाई कुछ काम तो आपने ऐसे किए जिनकी जरूरत ही नहीं थी, आपने फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। सो नेक्स्ट इज इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टडीज एंड टास्क। नेक्स्ट है बैलेंस एकेडमिक्स विद एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड पर्सनल टाइम। तो उससे क्या है कि वो एकेडमिक्स को एक्स्ट्रा करिकुलर्स के साथ बैलेंस कर पाएगी, और खुद के लिए भी टाइम निकाल पाएगी। Allocate टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड सेल्फ केयर, एंड अचीव एकेडमिक गोल्स मोर एफिशिएंटली एंड रिड्यूस स्ट्रेस फॉर एग्जाम। तो वो एकेडमिक गोल्स को अचीव कर पाएगी मोर एफिशिएंटली, और एग्जाम से पहले उसका स्ट्रेस भी काफी हद तक कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई हैज यूनाइटेड नेशन हैज मेड 17 SDGs। तो यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए हैं। क्यों बनाए? क्यों बनाए? देखो, 2015 में न्यूयॉर्क में समिट हुई थी। उसका एजेंडा 2030 के लिए था कि 2030 तक हमें 17 गोल्स को अचीव करना है।
क्यों बनाएगा ये वो गोल? क्योंकि हमें एक बेटर सोसाइटी बनानी है, एक सस्टेनेबल सोसाइटी बनानी है, जिसमें हम पॉवर्टी, हंगर, ठीक है, एजुकेशन, ये सारे इश्यूज को सॉल्व करेंगे। तो इसी के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। चलिए बात करते हैं। सो the 17 SDGs have been made with the aim of taking care of important issues for facing businesses, government, and society. Some of these issues are poverty, gender equality, water use, energy, climate change, and biodiversity. ठीक है, तो कुछ मेजर इश्यूज ये वाले हैं। और क्या कहते हैं, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, और अभी कहते हैं लाइफ अंडर वाटर, ये सारे इश्यूज भी हैं। Countries are now making policies and regulations that will promote sustainable systems needed in all economic sectors to provide a secure, affordable and sustainable economy. तो जो देश हैं, कंट्रीज हैं, वो भी अपनी अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, किसको फॉलो करते हुए? एसडीजीज को फॉलो करते हुए, जिससे कि वो लोग अपने देशों में सस्टेनेबल सिस्टम्स को प्रमोट कर सकें और एक सिक्योर, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल इकोनॉमी बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारा फिर से पार्ट बी आ जाता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, जिसमें डेटाबेस, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंटेशन, हेल्थ, सेफ्टी, इन सब के क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं और 2-2 नंबर के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ओपन ऑफिस राइटर या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर भी यहाँ पे लिख के आ सकता है। आप चिंता ना करें, मैंने आपको लिब्रे ऑफिस पढ़ाया है, बिल्कुल चिंता ना करें, सेम आंसर आपको देना है जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे ओपन ऑफिस लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इस बार लिब्रे ऑफिस है। पिछले साल तक मैं भी ओपन ऑफिस ही पढ़ाता था, लेकिन सीबीएसई ने बोला लिब्रे ऑफिस पढ़ाना है, तो मैंने लिब्रे ऑफिस पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ओपन ऑफिस राइटर भी लिख के आता है, तो आप सेम आंसर देंगे। अगर देखो, एक और चीज है, ध्यान से सुन लेना, ये मत सोचना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। देखो, अगर आपके पास सीबीएसई पूछता है कि ओपन ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन बताओ, और आप कहोगे भैया हमें तो आपने लिब्रे ऑफिस राइटर की बताई है, क्या बताई थी? डॉट ओडीटी। चिंता मत करो, ओपन ऑफिस राइटर की भी सेम होती है, डॉट ओडीटी। उसी तरह ओपन ऑफिस कैल्क की जो एक्सटेंशन है, डॉट ओडीएस, मैंने आपको पढ़ाई थी। लिब्रे ऑफिस की भी ओडीएस है, ओपन ऑफिस की भी ओडीएस है। उसी तरह से आपका लिब्रे ऑफिस बेस है, उसकी एक्सटेंशन मैंने आपको डॉट ओडीबी पढ़ाई थी। तो आपको ओपन ऑफिस बेस की भी डॉट ओडीबी ही लिखनी है, सेम होती है। ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस की एक्सटेंशंस सेम होती हैं, ज्यादातर फीचर्स भी सेम होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है ओपन ऑफिस से, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को। ये पूछ रहा है इन द ओपन ऑफिस राइटर व्हाट आर द स्टाइल। स्टाइल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ फॉर्मेट्स होता है हमारा स्टाइल। ठीक है, जिनको हमें अप्लाई करना होता है डॉक्यूमेंट के किसी भी एलिमेंट पे, जैसे कि पेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, फ्रेम्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, पैराग्राफ हो गए। तो इन सारी चीजों पे हम स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं। ये क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग होते हैं। ठीक है, तो आपको 2 स्टाइल्स के नाम भी देने हैं। 2 क्या, हम आपको 6 नाम दे देते हैं, पेज, पैराग्राफ, फ्रेम, कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टाइल्स के नाम दे सकते हो यहाँ पे, मतलब कैटेगरीज के नाम दे सकते हो। So, style is a collection of all formatting information which you want to save and then apply on a document. ठीक है, तो 6 स्टाइल कैटेगरीज होती हैं, पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम, लिस्ट और टेबल। तो आपको 2 ही देनी थी यहाँ पे, लेकिन 6 हमने बता दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब ये क्वेश्चन बड़ा विवाद वाला क्वेश्चन है। कह रहा है सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्वेश्चन बताओ। आप बोलोगे भैया एक ही तो बात है। भाई लगभग एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए समझ लेते हैं। देखो, सेफ्टी क्या होता है? द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सेफ। ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए। भैया आपको सेफ्टी की डेफिनेशन बतानी है, ये क्या बता रहे हो? पहले सुन लो। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम हैजार्ड एंड रिस्क। हैजार्ड और रिस्क से फ्री होना चाहिए। हैजार्ड इज समथिंग दैट कैन कॉज हार्म टू पीपल। चलिए, तो हैजार्ड क्या होता है? एक ऐसी चीज जिससे कि लोगों को हानि पहुंच सकती है। बोलोगे सेफ्टी की डेफिनेशन यही है? मैं कहूंगा लगभग यही है, लेकिन एग्जैक्टली यही नहीं है। तो सीबीएसई ने यही आंसर दिया है। क्यों? क्योंकि बुक में यही लिखा हुआ है। तो अब प्रॉपर अगर डेफिनेशन लिखने को है, तो हम अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? सो अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें, तो हम कहेंगे कि इफ अ पर्सन इज फ्री फ्रॉम हैजार्ड एंड रिस्क, देन ही इज सेड टू बी सेफ एंड दिस इज कॉल्ड सेफ्टी। इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सेफ एंड अ हैजार्ड इज समथिंग दैट कैन कॉज हार्म टू पीपल। इस तरह से आप सेफ्टी की डेफिनेशन बना के लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो किसी भी तरह के रिस्क से जब हम किसी एम्प्लॉय को बोलने के ये सेफ है और इसको किसी भी तरह का हैजार्डस या फिर किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, ये फ्री है,
ये एम्प्लॉय फ्री है, इसको पूरी फ्रीडम है, कुछ भी कर सकता है, तो हम बोलेंगे वो एम्प्लॉय सिक्योर है। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। एवरी एम्प्लॉय वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फील दैट दे आर सिक्योर्ड इन द कंपनी कैंपस। सिक्योरिटी इज काइंड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनी पोटेंशियल हार्म, किसी भी तरह के पोटेंशियल हार्म से जो फ्रीडम हमको मिलता है उसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं। सिक्योरिटी एंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की सेफ्टी को एंश्योर कराता है। दिस इंक्लूड वेरियस सिक्योरिटीज जैसे पर्सनल सेफ्टी, कंप्यूटर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एंड अदर इक्विपमेंट सेफ्टी। तो ये सारी चीजें सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। बोले भैया सिक्योरिटी सेफ्टी लग तो एक ही चीज रही है, बिल्कुल एक ही चीज लगती है दिखने में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आह, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग अ स्प्रेडशीट। तो मैंने आपको बताया था जब हम किसी भी स्प्रेडशीट को शेयर करते हैं तो हम एक कोलैबोरेटिव मैनर में काम कर सकते हैं, यानी कि मैं और मेरा दोस्त अगर स्प्रेडशीट को शेयर कर रहे हैं, मैंने अपने दोस्त के साथ स्प्रेडशीट को शेयर कर दी, तो अब वो जो भी काम करेगा वो मेरे पास भी साथ के साथ आता रहेगा और मैं साथ के साथ देख सकता हूँ कि वो क्या काम कर रहा है। फिर जब उसको सेव करता है वो, तो मैं चेंजेस को ट्रैक कर सकता हूँ कि उसने जो भी चेंजेस मेरे स्प्रेडशीट में किए हैं वो क्या-क्या किए हैं, और मैं हर एक चेंज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की पावर भी मेरे पास होती है। ठीक है? तो ये फ़ायदा होता है स्प्रेडशीट को शेयर करने का। So a shared spreadsheet is the same sheet that can be accessed by more than one user and can allow them to make changes simultaneously on it। तो एक साथ डिफरेंट यूजर्स एक ही शीट पे अगर काम करना चाहें तो उसके लिए आप शेयर कर सकते हो। इट सेव्स द ट्रबल ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम स्प्रेडशीट। तो इसलिए क्या है कि मान लो आप अपनी स्प्रेडशीट को सेव करो पहले, तो उसकी एक कॉपी किसी को भेजो, फिर किसी और को, फिर किसी और को। आपने 5 लोगों को स्प्रेडशीट की कॉपीज भेज दी। फिर लास्ट में आप सभी को इसको इकट्ठा करोगे और सभी का काम एक स्प्रेडशीट में टाइप करोगे, तो दिक्कत होगी ना। इससे अच्छा आप उसी स्प्रेडशीट पे सभी से काम करवाओ और बाद में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली एक ही स्प्रेडशीट में एक साथ कलेक्टिवली वहां पे स्टोर होता रहेगा वर्क। शेयरिंग में क्या होता है, शेयरिंग अलाउज वर्किंग इन कोलैबोरेशन सो दैट एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट, मेक चेंजेस एंड व्यू इट। हर एक बंदा हर एक का काम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गुनीत हैज कंप्लीटेड हिज असेसमेंट इन 4 सब्जेक्ट्स एंड रिसीव्ड द फॉलोइंग मार्क्स। तो उसको मार्क्स मिले हैं, मैथ्स में 75 हैं, साइंस में 68 हैं, इंग्लिश में 82 हैं, हिस्ट्री में 70 है, बहुत अच्छी बात है। वो चाहता है कि उसकी ओवरऑल एग्रीगेट जो परसेंटेज है वो 75 बन जाए। नाइस, ओके। वो चाहता है कि 75% बन जाए 5 सब्जेक्टों को मिला के, टू मीट हिज एकेडमिक गोल। ही स्टिल हैज टू टेक द एग्जाम इन द 5th सब्जेक्ट। तो उसके 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो चुके हैं और जिनमें मैथ्स में 75 हैं, साइंस में 68 है, ये सब उसके मार्क्स हैं। 5वां एग्जाम उसका बाकी है जो कि ज्योग्राफी का है। तो ये पूछ रहे हैं कि इन व्हिच कैल्क टूल एंड मेन्यू ऑप्शन ही कैन यूज टू चेक हाउ मेनी मार्क्स ही हैज टू स्कोर इन द 5th सब्जेक्ट टू गेट रिक्वायर्ड परसेंटेज। देखना, रिजल्ट आपको पहले ही दे दिया उसने, 75% मुझे लाना है और इनपुट की 4 वैल्यूज दे दी हैं, 5वीं वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि आउटपुट पहले ही पता है 75% ही आना है, इनपुट पूछ रहा है। तो अभी बताया था मैंने कि जब हमें आउटपुट पता है लेकिन इनपुट निकालना है तो हम यूज करते हैं गोल सीक का। और देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कहीं छोटी-मोटी सिली मिस्टेक करके आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हिच कैल्क टूल एंड मेन्यू ऑप्शन। मेन्यू ऑप्शन ही बताना है किस मेन्यू में अवेलेबल होता है। तो सिंपल सी बात है, टूल्स मेन्यू में हमारा गोल सीक ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये चीज आप वहां पे लिख के आ जाओगे। दूसरी चीज, आप यहाँ पे गोल सीक की डेफिनेशन भी लिख के आना, क्योंकि भाई देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे सिंपल टूल्स मेन्यू में गोल सीक लिख के दे दिया है, लेकिन आपको ये थोड़ी बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 20 से 30 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो आप थोड़ा सा लिख दिया ना कि गोल सीक ऑप्शन दैट इज अवेलेबल ऑन द टूल्स मेनू कैन बी यूज्ड टू चेक हाउ मेनी मार्क्स ही विल स्कोर इन द 5th सब्जेक्ट टू गेट द रिक्वायर्ड परसेंटेज। 10-15 मिनट तो यही हो गए। उसके बाद लिख देना, गोल सीक इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू चेक द इनपुट वैल्यूज फॉर अ फिक्स्ड आउटपुट वैल्यू। तो इस तरह आप गोल सीक की डेफिनेशन लिख सकते हो, और टू द पॉइंट आप अगर वही डेफिनेशन लिखोगे जो मैंने आपको नोट्स में दी थी तो और अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने आपको अभी बताई डेफिनेशन वो भी करेक्ट है, उसमें कोई गलत चीज नहीं बोली मैंने। सही है। तो 15th क्वेश्चन है, इन अ डेटाबेस व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू क्रिएट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को क्यों क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है? रिलेशनशिप तो अच्छी चीज है ना, गलत क्या है इसमें? तो हमें यही बताना है कि अच्छी चीज क्यों है रिलेशनशिप। तो देखिए पहली चीज ये है कि रिकॉर्ड की हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, कोई भी डेटा रिपीट नहीं होता, रिडंडेंसी बहुत ही हम कम कर देते हैं। अब ये मत डरना कि भैया रिडंडेंसी जैसे हैवी हैवी शब्द क्यों बोल रहे हो,
अब भाई ऐसा मत करो, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है कि रिडंडेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होती है, ठीक है? सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। अब देखो, डेटा रिडंडेंसी बहुत कम होती है, यानी कि डेटा की कॉपीज़ बहुत कम होती हैं, तो इसका फ़ायदा है रिलेशनशिप क्रिएट करने का कि रिडंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, डेटा कंसिस्टेंट हमारा होगा और हमें सेम वैल्यूज़ को बार-बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक मेन टेबल है, जिससे मैंने नेम, रोल नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे लाइब्रेरी वाली टेबल में यानी कि दूसरी टेबल में केवल रोल नंबर लिख दूँगा, उतने में ही काम बन जाएगा, मुझे उसे फिर से नेम और ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं लिमिटेड फील्ड्स का यूज़ करके मल्टीपल टेबल्स बना सकता हूँ। ये भी एक एडवांटेज हो गया रिलेशनशिप्स का। तो आइए एक बार देख लेते हैं। So while working with multiple tables, you need to check the redundancy and inconsistency of data. The record for a particular entity should neither be repeated nor the different data value should appear for a single entity in the database. अब ये मैं पूछ रहा कि entity क्या होता है? ये भी मत पूछना entity क्या होता है। So this is done by setting relationships between the tables of database. आ गया समझ में? तो रिलेशनशिप्स को क्रिएट करने के साथ हम ये सारी चीजें अपने डेटाबेस में यूज कर सकते हैं। क्या? कि जो डेटा की कॉपीज हैं वो मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई भी रिपीटिशन नहीं होगा हमारा, रिडंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, इनकंसिस्टेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा रिलेशनशिप्स का एडवांटेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इट। तो ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम के लिए मैंने आपको एक और टर्म बताई थी और उसकी शॉर्ट फॉर्म भी बताई थी। आप वो पहले कमेंट करके बताइए मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है? और अगर नहीं कमेंट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर कर दो तो यार अच्छी बात है, थोड़ा अच्छा लगता है। चलो, तो यहाँ पे भी दी हुई है देखो, रिपीटिशन स्ट्रेन इंजरी भी हम इसको बोलते हैं, RSI, ठीक है? तो क्या होता है ये? एक मिनट। हाँ जी। सो ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम, जिसको हम रिपीटिशन स्ट्रेन इंजरी बोलते हैं, ये एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं फॉर अ रेंज ऑफ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्कम्फर्ट और परसिस्टेंट पेन इन मसल्स, टेंडन्स और अदर सॉफ्ट टिश्यूज विद और विदाउट फिजिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि बिना फिजिकली चोट लगे हमारी मसल्स में या फिर टेंडन्स में या फिर किसी भी तरह के सॉफ्ट टिश्यूज में जब पेन होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिपीटिशन स्ट्रेन इंजरी, यानी कि RSI या फिर ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम। ये कब होता है? जब हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं या फिर हमारे पास स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है या फिर हम कंस्ट्रेन्ड पोस्टर में काम कर रहे हैं, एक फंसी हुई जगह पे बिल्कुल एक फिक्स्ड पोजीशन में बैठे हुए हैं और काम करे जा रहे हैं लगातार कंप्यूटर पे, तो उससे भी ये सारी चीजें होती हैं, या फिर फोर्सफुल मूवमेंट से भी हो सकता है ये सब, ठीक है? तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हमारे पास हमारे फाइनली मेन जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग मैं कहूँगा नहीं इनको, मैं इनको कहूँगा कि सबसे महँगे क्वेश्चन, ठीक है? जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से मैंने 3 अटेम्प्ट मुझे करने हैं। आपको भी 3 करने हैं, लेकिन मैं तो अभी यहाँ पे पाँचों पाँचों के पाँचों करके दिखाऊँगा। इनका आंसर आपको 50 से 80 वर्ड्स में देना होता है, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि अ टीम ऑफ राइटर्स इज कोलैबोरेटिंग ऑन अ रिपोर्ट, रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? वही यार जो हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था, जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है? तो एग्जांपल दीजिए आप एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारे आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का फीचर वो यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो शेयरिंग कर रहे हैं, तो ट्रैक चेंजेस का यूज करेंगे ही, क्योंकि उनको चेंजेस को ट्रैक करना है, किसने क्या मॉडिफिकेशन किया है हमारी फाइल में। वन राइटर क्रिएट्स द इनिशियल ड्राफ्ट, तो एक बंदा इनिशियल ड्राफ्ट लिखता है, विच देन नीड्स टू बी रिव्यूड एंड एडिटेड बाय रेस्ट ऑफ द टीम, तो बाकी की टीम उसको रिव्यू करती है और एडिट करती है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द ट्रैक चेंजेस फीचर एसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटिंग? क्यों है एसेंशियल ट्रैक चेंजेस? क्योंकि आप ट्रैक चेंजेस की हेल्प से क्या कर सकते हो? चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि अगर ट्रैक चेंजेस नहीं है, तो आप अपने ओरिजिनल डेटा को खो दोगे। मान लो आपने कुछ चीज लिखी अपने फाइल के अंदर, आपने शेयर किया, दूसरे बंदे ने चेंज करके कुछ और लिख दिया, लेकिन आप चाहते थे यार जो मैंने पहले लिखा था ना वही अच्छा था, तो आप तो खो चुके हो ना अपने डेटा को। इसलिए ट्रैक चेंजेस फायदेमंद है कि आपके पास आपका ओरिजिनल डेटा मेंटेन रहता है,
और आप अगर चेंज को एक्सेप्ट कर लोगे तो डेटा चेंज हो जाएगा, रिजेक्ट कर दोगे तो आपका पुराना का डेटा अपने आपके पास रह जाएगा। तो ये ट्रैक चेंजेस का फायदा है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। So track changes is powerful tool that makes the process of commenting, editing and reviewing a document easy between multiple users. A document created by one user needs to be reviewed and edited by self या फिर other users. If any modification are made in document directly, the original document might get lost. समझ में आ गया? अगर डायरेक्टली हम बिना शेयरिंग के चेंज करते तो ओरिजिनल फाइल हमारी खराब हो जाती। इंस्टेड ट्रैक चेंजेस फीचर ऑफ राइटर ऑफर्स एन अल्टरनेटिव मेथड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द चेंजेस मेड इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? तो जितने भी चेंजेस हमारे हुए हैं, सभी का एक रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। ऑल द चेंजेस आर दैट आर रिकॉर्डेड कैन बी ईदर एक्सेप्टेड या फिर रिजेक्टेड बाय द ओरिजिनल ऑथर। तो ओरिजिनल ऑथर के पास ये पावर होती है कि वो सारे के सारे चेंजेस को चेक करेगा और एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करेगा। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्लास सॉरी यहाँ पे बी पार्ट रह गया इसका। व्हिच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द फीचर। तो इसके लिए हम जाएंगे व्यू मेन्यू पे, और व्यू मेन्यू पे टूल बार्स के अंदर उसके नीचे हम जाएंगे व्यू मेन्यू में टूल बार के अंदर ट्रैक चेंजेस में। सो ये हमारी स्टेप होती है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर अपना, व्यू टूल बार ट्रैक चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट, कैन रिव्यूअर्स ऐड कमेंट। जो रिव्यूअर्स हैं वो कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, कमेंट्स को कोई भी ऐड कर सकता है। सो आंसर होना चाहिए यस। ठीक है, यस आंसर है। वंस द चेंजेस आर मेड बाय ऑल द रिव्यूअर्स हु कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो एक्सेप्ट रिजेक्ट कौन करता है? ऑथर करता है, जो कि हम पहले ऑप्शन में भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी इसका आंसर हो जाएगा ऑथर। चेक करने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि मैंने पहले ही चुपके से आंसर देख लिया था लेकिन हाँ, ओरिजिनल ऑथर इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था, पता था मुझे इसका आंसर। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A class 10th student is participating in school competition where they need to analyze the performance of different sport teams based on matches को। ठीक है, तो वो किसी कंपटीशन में काम कर रहा है जहाँ पे आपको स्पोर्ट टीम्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना होता है, और उनका जो स्टैटिस्टिक्स है, मैच के स्कोर्स हैं, उनको एनालाइज करना होता है। तो स्टूडेंट ने डेटा को कलेक्ट किया है बहुत सारे मैचेस का, एंड नीड्स टू कैलकुलेट एवरेजेस। इसको कैलकुलेट करना है, रैंकिंग डिटरमाइन करनी है और ओवरऑल चार्ट जनरेट करना है। तो इसके लिए उससे पूछा जा रहा है, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ आर मैक्रोज इन कैल्क हेल्पफुल टू हिम। तो मैक्रोज उसके लिए हेल्पफुल क्यों है? मैक्रोज इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि उसे बार बार डिफरेंट डिफरेंट टीम्स का स्कोर्स का एवरेज निकालना है, रैंकिंग्स निकालनी है, चार्ट्स बनाने हैं। तो हर एक टीम के लिए वो अलग अलग थोड़ी करेगा, एक बार उसका मैक्रो बनाएगा, यानी कि एक बार काम करेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा पूरे को यूजिंग मैक्रो रिकॉर्डर। उसके बाद मैक्रो रन करेगा और काम एक सिंगल क्लिक में उसका होता रहेगा। तो इसलिए उसके लिए मैक्रो हेल्पफुल है। मैक्रो को इनेबल कैसे करते हैं, ये वाला वर्ड उसका वैलिड नेम है कि नहीं, ये सारी चीजें देखते हैं। तो इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेप्स देख लेते हैं भाई एक बार। देखो, टूल्स मेन्यू में ऑप्शंस में जाके लिब्रे ऑफिस में जाके एडवांस पे क्लिक करना होता है, फिर वहां पे इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग नाम का एक ऑप्शन होता है जिसका एक चेक मार्क होता है, उस पर आपको टिक करना होता है। तो वहां से मैक्रो रिकॉर्डिंग इनेबल हो जाती है। अच्छा, यहाँ से तो इनेबल हो गया। अगर हमको मैक्रो को रिकॉर्ड करना है तो फिर हम जाएंगे टूल्स मेन्यू में, और वहां पे मैक्रोज पे हम क्लिक करेंगे। वहां पे जाके फिर रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होता है। तो उस तरह से हम मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये भी एग्जाम में आ सकती है कि मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। टूल्स, मैक्रोज एंड रिकॉर्ड मैक्रो। उसके बाद हमारे पास एक मैक्रो रिकॉर्डर का साइन अवेलेबल हो जाता है हमारी डॉक्यूमेंट में या फिर हमारी स्प्रेडशीट में। और जो मैक्रो रिकॉर्डर है उसका साइन अवेलेबल होता है और उसमें लिखा होता है स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन के साथ हमारे पास मैक्रो रिकॉर्डर का एक तरह से छाप छोड़ देता है वो अपनी, कि हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि मैक्रो उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसका आंसर एक बार देख लेते हैं। सो रिपीटेटिव टास्क लाइक कैलकुलेटिंग एवरेज, रैंकिंग, ये सब परफॉर्मेंस, जनरेटिंग ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग मैक्रोज, इट विल सेव टाइम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन स्टार वर्ड इज अ वैलिड मैक्रो नेम। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है वैलिड नेम। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हमें पता है कि मैक्रो का जब हम नाम सेव करते हैं ना, वहां पे केवल हमें कैरेक्टर्स जो हैं वो 0 to 9 और A to Z अलाउड होते हैं, साथ के साथ केवल अंडरस्कोर अलाउड होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि मैक्रो का नाम किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, तो 0 से 9 आप स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जैसे कि वन मैक्रो नाम का कोई भी मैक्रो सेव नहीं कर पाओगे, लेकिन मैक्रो वन नाम से आप मैक्रो सेव कर सकते हो। समझ में आया? तो स्टार्टिंग उसकी लेटर से होनी चाहिए, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और अंडर स्कोर्स का भी आप यूज
मैक्रो के नाम में कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एस्टेरिस्क का यूज है तो इसलिए ये वाला वैलिड नेम नहीं है। एनी वन ऑपरेशन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय मैक्रो, तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसको हम मैक्रो से रिकॉर्ड नहीं कर पाते? मैं कहता हूँ सेलेक्शंस डन यूजिंग माउस। माउस की हेल्प से जब हम सेल्स को सेलेक्ट करते हैं उसमें स्प्रेडशीट में, तो वो मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करता है, लेकिन अगर हम कीबोर्ड की हेल्प से सिलेक्शन करते हैं वो रिकॉर्ड होता है। ध्यान रखना, कीबोर्ड की हेल्प से सिलेक्शन रिकॉर्ड होता है और माउस की हेल्प से किया हुआ सिलेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। ये वाला एमसीक्यू में आ सकता है, मुझे चांसेस लग रहा है। ठीक है, चलिए खैर हम एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे, स्विचिंग विंडोज। यहाँ पे दिया हुआ है स्विचिंग विंडोज, तो स्विचिंग विंडोज भी मैक्रो में रिकॉर्ड नहीं होती है। आप अगर माउस वाला लिखोगे ना सिलेक्शन वाला, तो वो भी करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑपरेशन है जो मैक्रो रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, तो उनमें से ही एक है स्विचिंग ऑफ विंडोज और एक है आपका माउस से सिलेक्शन। चलिए, A health clinic is developing a patient management system, ठीक है, to streamline patient intake, appointments and medical record, ठीक है। They need to implement forms, उनको forms की जरूरत पड़ती है various purposes के लिए, including new patient registration, appointment scheduling, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए उनको फॉर्म की जरूरत पड़ती है, अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म एंड डिडनेस? क्या यूज है फॉर्म का? फॉर्म का ये यूज है कि आप यूजर डिफाइंड लेआउट में एक इंटरफेस बना सकते हो, जिसकी हेल्प से आप अपने डेटाबेस की टेबल्स में डेटा को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये एक यूजर डिफाइंड लेआउट है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटाबेस की किसी भी टेबल में डेटा को डिलीट, मॉडिफाई या फिर ऐड कर सकते हो। चलिए, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं ठीक से। So form is the object of the database that has a user-friendly interface where data can be entered and seen in attractive and easy to read format. For any database, it is a front end for data entry. ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। डेटा एंट्री के लिए और डेटा मॉडिफिकेशन के लिए एक फ्रंट एंड होता है हमारे यूजर के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे फॉर्म की, याद रख लेना इसको। चलिए चलिए, नेक्स्ट है कहाँ गया, डिफरेंट वेज टू क्रिएट फॉर्म्स। तो विजार्ड हो गया और डिजाइन भी हो गया, मेरे हिसाब से यही दो होते हैं हमारे। कहाँ गया, कहाँ इसका आंसर है? हाँ, यूजिंग अ विजार्ड, यूजिंग अ डिजाइन व्यू। चलिए, अगला है वेयर कैन यू फाइंड वेरियस टूल्स टू एडिट और कंट्रोल फॉर्म्स, कंट्रोल और एडिट कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म। तो फॉर्म कंट्रोल टूलबार नाम का एक टूलबार होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे हेडिंग वगैरह को ऐड किया था, जब हम फॉर्म क्रिएट कर रहे थे तो हमने लेबल्स को ऐड किया था, तो कहाँ पे था वो, फॉर्म कंट्रोल टूलबार से ही तो हमने लेबल्स का ऑप्शन उठा के वहाँ पे रखा था। व्हाट इज द यूज ऑफ रिकॉर्ड्स टूलबार इन फॉर्म? तो रिकॉर्ड नाम का एक टूलबार होता है, उसका क्या काम है? उसका काम है कि नेविगेशन करना रिकॉर्ड्स के बीच में, एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पे जंप करना, या फिर बस यही है, चेक करना कि किस रिकॉर्ड पे हम करेंटली प्रेजेंट हैं। ये सब होता है रिकॉर्ड टूलबार। contains the navigation control buttons in the extreme left. With the help of these button we can traverse and view the record. ठीक है, तो हम एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। ट्रेवर्स का मतलब होता है एक एक करके आगे बढ़ना, जो कि मैंने आपको पढ़ाया अभी तक। ठीक है, चलिए, व्हाट पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड इन फायर प्रिवेंशन प्लान? तो जो आपका फायर प्रिवेंशन प्लान बनता है ऑफिस के अंदर, जब हम आग से बच के बाहर निकलते भागते हैं, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए? मैंने आपको अभी देखो इस चैप्टर की वीडियो मैंने अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले अपलोड की है रिकॉर्ड करके, तो ये तो मुझे बिल्कुल अभी एज इट इज याद है सारी चीजें, लेकिन मैं चाहूंगा कि वहीं से आपको आंसर पढ़ के बताऊं। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करें, आपको पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह कहाँ रखा है, जगह जगह पे स्मोक अलार्म्स लगाए हुए होने चाहिए, आप एग्जिट के गेट्स को ब्लॉक ना करें, इमरजेंसी एग्जिट्स को ब्लॉक ना करें, आप डिसेबल्ड लोगों की हेल्प करें बाहर निकलने में, ठीक है, असेंबली एरिया पे सभी लोग इकट्ठे हों, आप लिफ्ट का या फिर एस्केलेटर का यूज ना करें जब फायर का केस है, ठीक है, आप सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जो चीज आपके हाथ में है उसी को लेके भाग जाएं, और ज्यादा इधर उधर ना भागें, सीधा बाहर निकले, जब तक आग बुझ ना जाए तब तक अंदर अपना सामान लेने ना आए। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं फायर प्रिवेंशन प्लान के अंदर। तो देख लेते हैं। हाँ देखो, ऑल एम्प्लॉइज मस्ट नो वेयर द फायर एक्सटिंग्विशर आर लोकेटेड एंड हाउ टू प्रॉपर्ली यूज देम। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर एंड फर्स्ट एड स्टेशन शुड बी क्लियरली मार्क्ड विद साइंस। ठीक है, नेवर ब्लॉक एक्सेस टू एग्जिट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, इलेक्ट्रिकल स्विच इन पैनल्स। ठीक है, डू नॉट ब्लॉक और स्टैक मटेरियल अगेंस्ट डोर्स which would prevent them from operating properly in the event of fire। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसे सामान रखते हैं दरवाजों के नजदीक जिससे कि दरवाजा खुल ही ना पाए, तो ये भी नहीं करना। फ्लेमेबल मटेरियल का यूज ना करें नियर इलेक्ट्रिकल पैनल, स्विचेस, लिफ्ट,
ट्रक्स या फिर एनी अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। ऑल इक्विपमेंट प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहे हैं और प्रॉपर्ली ग्राउंडेड हैं, ये सारी चीज़ों को आप मेक श्योर कीजिए। फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करने चाहिए टाइम टू टाइम। रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर ऑफ एनी डिफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल फायर प्रिवेंशन और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो किसी भी फायर से रिलेटेड या फिर किसी भी इक्विपमेंट में कोई भी समस्या है तो तुरंत आप अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट कीजिए। नो फ्लेमेबल मटेरियल आर टू बी प्लेस्ड अराउंड एन एग्जिट डोरवे। तो किसी भी एग्जिट डोर के पास कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो उम्मीद है ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो इन्होंने लिखा है कि केवल आपको 4 पॉइंट्स लिखने थे और आपको 4 नंबर मिल जाते। लेकिन मैं आपसे कहूँगा थोड़ा ज़्यादा लिखना, अंटिल एंड अनलेस आपको दिया ना हो कि आपको 4 ही पॉइंट लिखने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पे लिखा है कि 50 से 80 वर्ड में आपको आंसर देना है और आप 4 पॉइंट में 40 वर्ड में खत्म कर दोगे तो 6-7 पॉइंट दे दो यार। तो ये बहुत सारे पॉइंट है और ईज़ी पॉइंट है, आप खुद लिख सकते हो। बहुत ही आसान है। देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। योर कज़िन रन्स अ स्मॉल बुक स्टोर, ठीक है, बुक स्टोर रन करता है एंड वांट्स टू मेंटेन एन इन्वेंटरी ऑफ बुक्स। तो बुक्स की इन्वेंटरी वो मेंटेन करना चाहता है। ही नीड्स टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सच एज़ बुक टाइटल, ऑथर, आईएसबीएन, पब्लिकेशन डेट, प्राइसेस एंड स्टॉक लेवल्स। तो ये सारी चीज़ें वो बुक्स के बारे में स्टोर करना चाहता है। ही इज़ नॉट फ़ैमिलियर विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो उसको समझानी है। कौन-कौन सी चीज़ें आप उसे समझाओगे? पहली चीज़ है डीबीएमएस क्या होता है? तो डीबीएमएस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है और ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं। So DBMS is a software that helps users to create, manage and manipulate databases. It allows for efficient data storage, retrieval and organization. तो इसकी हेल्प से हम डेटा को efficiently organize कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब क्या होता है? डेटा को लेना, इकट्ठा करना। फटाफट अगले का आंसर पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन से पहले। हाँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल डू इट। सो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या हैं? आंसर देखना पड़ेगा। नहीं, देखो, पहला है सिक्योर रहेगा हमारा जो डेटाबेस है, आप उसको एन्क्रिप्ट कर सकते हो या फिर आप यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू उसको सेफ और सिक्योर बना सकते हो अपने डेटाबेस को। दूसरा एडवांटेज है कि अ, लाइक आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो 2 टेबल्स के बीच में। ये रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल है वैसे तो। आरडीबीएमएस का एडवांटेज है, लेकिन आप इसको डीबीएमएस में भी दे सकते हो कि आप मल्टीपल टेबल्स में डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और उसमें आप ब्रैकेट में लिखते हो ना आरडीबीएमएस, ठीक है? और क्या है कि आप डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, डेटा को ईज़िली रिट्रीव कर सकते हो। आसानी से आपको जो डेटा चाहिए टू द पॉइंट आप वही डेटा वहाँ से उठा सकते हो। डेटा की शेयरिंग ईज़ी हो जाती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे एडवांटेजेस हैं। एक बार देख लेते हैं। देखो, डेटा इंटीग्रिटी हो गया, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंट रहता है डेटा। सिक्योरिटी हो गया, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने इन्फॉर्मेशन को। रिडंडेंसी बहुत कम होती है, ये पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। जिससे क्या है कि डुप्लीकेशन मिनिमाइज़ हो जाता है डेटा का। डेटा मैनेजमेंट है, जिससे क्या होता है सिम्प्लीफाइज़ डेटा हैंडलिंग थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल के थ्रू डेटा हैंडलिंग को हम सिम्प्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं एडवांटेजेस के, जो मैंने आपको 1-2 एक्स्ट्रा बताया, आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो। मार्क्स आपको मिल जाएँगे। चलिए, एनी 2 डीबीएमएस प्रोग्राम आपको बताने हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो टेबल बनाने के लिए एंड स्टोर डेटा अकॉर्डिंग टू हिज़ रिक्वायरमेंट। तो एक तो वही है जिस पे हमने पूरा काम किया, लिब्रे ऑफिस बेस, दूसरा ओपन ऑफिस बेस है, तीसरा आप कहें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो ये सारे आपके डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं। व्हिच फील्ड कैन बी सेट एज़ प्राइमरी की? तो प्राइमरी की आप इनमें से कौन-सा फील्ड यूज़ कर सकते हो? जैसे बुक टाइटल है, नहीं, बुक का नाम तो प्राइमरी की नहीं हो सकता, ये रिपीट भी हो सकता है शायद, ठीक है? ऑथर भी, एक ऑथर मल्टीपल बुक्स लिख सकता है, तो ऑथर का भी नाम आप प्राइमरी की में यूज़ नहीं कर पाओगे। आईएसबीएन नंबर आप प्राइमरी की में यूज़ कर सकते हो क्योंकि हर एक बुक का आईएसबीएन नंबर यूनिक होता है। सो आईएसबीएन इज़ द प्राइमरी की। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं भाई। देखो, डेटाबेस प्रोग्राम माइस्क्ल हो गया, ओपन ऑफिस बेस हो गया और लिब्रे ऑफिस बेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ये आपके डीबीएमएस प्रोग्राम हो गए और आईएसबीएन को आप प्राइमरी की सेटअप कर सकते हो क्योंकि प्राइमरी की वो फील्ड होता है जिससे हम किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं और आईएसबीएन नंबर यूनिक होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। हम मिलते हैं अगली वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और कोशिश जारी है मेरी। मैं खुद से भी सैंपल पेपर्स बना रहा हूँ आपके लिए और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवा के जाऊंगा। ओके, थैंक यू।